साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर क्या है ये देखना है। उसके पहले प्रिंसिपल कौन होता है, फिर समय उसमें क्या होगा, दर क्या होगा। तो मूलधन हम उसको कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, किसी को कर्ज देता है 10,000 रुपया, ठीक है। तो 10,000 रुपया किसी को दिया, तो मान लिया देने वाला ए है और लेने वाला कौन है, बी। तो जो दिया है ए, यही कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी जो जितना कर्ज दिया हुआ है वो कर्ज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। कितने समय के लिए दिया गया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो हो जाएगा समय। कितना परसेंट पर, तो मान लेते हैं कि 10%। तो कितने परसेंट से दिया, वार्षिक ब्याज के दर से 10% के दिया मान लेते हैं। तो 10% देने के बाद जो होगा, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि साधारण होगा उसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन देने के बाद जो भी ब्याज उसको देगा एक्स्ट्रा, मान लीजिए ब्याज देता है 500 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिल जाता है, तब उसको बी कितना पे करेगा, इसको 10,500 रुपया। इसका मतलब दिया था ए उसको 10,000 रुपया, लेकिन बी इंटरेस्ट चुकाने के बाद इसको पूरा चुका पाता है 10,500। तो इसमें ये तो कहलाएगा मूलधन, जितना ए दिया था वो मूलधन था, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पा रहा था वही कहलाता है ब्याज, ठीक है। और दोनों को जो मिला करके यानी मूलधन और ब्याज जितना हुआ टोटल मिला लेते हैं तो वो कहलाता है मिश्रधन यानी अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज जो लिखा हुआ था, कितना परसेंट के दर से लिया गया है, कहीं छमाही रहता है, कहीं 3 माही रहता है, कहीं वार्षिक रहेगा, तो वो आपका दर रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला हमेशा दर के रूप में दिया रहेगा। तो यहाँ पर 2 बात आती है, साधारण और चक्रवृद्धि। तो साधारण ब्याज ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक साल में 10,000 का 1,000 रुपया साधारण ब्याज लगा, एक साल में 10,000 का 1,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो अगला साल भी उसको 1,000 ही पे करना पड़ेगा साधारण ब्याज में। यानी हमेशा ये प्रिंसिपल उतना ही रहता है, ये कभी बढ़ता नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही बोल दिया जाएगा तो 10,000 का 1,000 तो एक साल में लग गया, लेकिन अगला साल अगर पूछता तो ये 10,000 का तो 1,000 लगता और साथ ही साथ 1,000 का 10% 100 रुपया और लग जाता। तो यहाँ पर अब उस आदमी को 1,100 रुपया कर्ज हो जाता। मतलब एक साल में उसको पहले 1,000 रुपया जो दे रहा था टैक्स मतलब ब्याज के रूप में, लेकिन अगला साल वो कितना पे करेगा, 1,100। इसमें क्या हुआ, 100 बढ़ गया। इसका मतलब कि पहले जो 10,000 था अब 1,000 जो लिया वो दोनों मिला करके अब इसको हो गया मूलधन। यानी जो टैक्स पर टैक्स लगा तो इसका तो टैक्स ये हो गया एक साल में। अब जब दूसरा साल देखे तो इसका भी टैक्स हो गया ये, और ये जो टैक्स था ना, ये टैक्स पर भी क्या हो गया, टैक्स लग गया। यानी ब्याज पर जो ब्याज लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यानी हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक बिल में वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ठीक है। तो बैंक में भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो ये सब चक्रवृद्धि ब्याज पर ही जो लोग लोन वगैरह लेते हैं वो सब चक्रवृद्धि ब्याज पर ही काम चलता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, वो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। जितना आप एक साल में पे करो उतना ही अगला साल में पे कर सकते हो, चाहे कितना भी दिन हो जाए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा और उसमें मतलब पे करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये था मूलधन, समय, दर। तो हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखते हैं। तो साधारण ब्याज का मान लेते हैं कि मूलधन को P से बोला जाए, टाइम को T से और रेट को R से। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T/100, ठीक है। अमाउंट जब निकालते हैं तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल यानी आपको मूलधन और प्लस में लेना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसे फॉर्मूला भी होगा कि फॉर्मूला लिख सकते हो कि मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100, और जितने साल के लिए देते हैं इंटरेस्ट उतना T से पावर में कर देना होता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब बनाएंगे तो हम इसको यूज करके बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला पर भी बनाएंगे लेकिन बहुत कम, ज़्यादा यूज करेंगे ये फॉर्मूला, और फिर जो तरीका होगा उस फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो कुछ और भी इसमें कुछ पॉइंट्स होगा उसको यहाँ पर देखना होगा।
तो फिर से देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P गुने R गुने T/100। P हो गया मूलधन, दर और समय बाय 100। अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो जितना मूलधन दिए थे और जितना इंटरेस्ट हुआ दोनों को जोड़ देना है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा उसका अमाउंट यानी मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मूलधन गुने R1 + R/100 यानी R मतलब दर बटे 100 के पावर कितना देना है T। अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ है पॉइंट्स हैं जिसे याद कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं भी याद करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कुछ समझने वाला बात है उसको समझ लेंगे। जैसे साल भर का जो देता है कि प्रति वर्ष 10% के रूप में लगेगा, लेकिन प्रति वर्ष ना दे करके कभी छमाही दे देगा, कभी 3 माही दे देगा। तो छमाही देगा उस वक्त हमको R के जगह पे रखना होगा R/2%, ठीक है। और जहाँ पे जब तिमाही देगा, तिमाही मतलब तीसरा बार, तो सोचिए कि 12 महीना में, एक साल में 12 महीना होता है, तो उसको 3 भाग करेंगे तो 4-4 महीना पर बढ़ जाएगा, तो 4-4 महीना बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर 4 से भागा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो तिमाही जब होगा तो R के जगह पे कितना लेंगे, R/4। और उसी में अगर यहाँ पर देखें R के रूप में, लेकिन हम टाइम के रूप में कैसे देखेंगे, तो टाइम जब वहाँ पर इसे मान लेते हैं कि दिया हुआ था कि 10% पर एनम मतलब प्रति वर्ष 4 साल के लिए कितना होगा, तो 4 साल के लिए बोला था प्रति वर्ष में, लेकिन उसी क्वेश्चन को पूछ दिया कि छमाही बताइए 4 साल में, तो छमाही तो होगा, तो यहाँ पे जैसे देख रहे थे कि 10% था, लेकिन अब 10 के जगह पर कितना हो जाएगा 10/2, लेकिन अब पूछा जाएगा टाइम कितना लेंगे, तो टाइम अब यहाँ पर जो 4 साल था अब 6-6 महीना पर जब लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, उसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जो टी था वहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2t लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तिमाही में जब R को हम लोग 4 से भागा देंगे तो समय के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये दोनों तो क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला में ही डायरेक्ट हम इसको पुट कर देंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना P गुने R गुने T/100 उसमें इसमें रख सकते हैं। लेकिन थर्ड में है कि जब ब्याज की दर पहले बस 8% है, मतलब हर साल इसका ब्याज अगर बदलता रहता हो, दर बदलते रहेगा, उसमें क्या होगा, तो पहला साल अगर R1% से ब्याज लगाया जा रहा है, ठीक है, दूसरी वर्ष का जो दर है वो R2 है, तीसरी वर्ष का R3 R4 जितना भी अगर हमेशा हर साल अगर दर बदलते रहता है तो उस वक्त डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला है, यानी अमाउंट का फॉर्मूला है कि मूलधन गुने 1 + R1/100। अगर एक दर पहला साल वाला, फिर दूसरा साल का दर लिख देंगे, तीसरे साल का लिखेंगे, चौथे साल का लिखेंगे, इस तरह से जितने साल तक लिखना होगा, और अलग अलग दर है तो अलग अलग हम लिख देंगे। अगर मान लेते हैं कि दर अगर अलग अलग नहीं है, सब में अगर एक ही दर है R1 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 R1, तो 3 साल रहता है तो सब जगह R1 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 लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता कि A = P गुने 1 + R/100 का Q। क्योंकि कब बनता, जब सारा का जो दर है वो अगर एक समान होता, तब अलग अलग रहेगा तो हम इसको अलग अलग के रूप में भी लिख पाएंगे। अब कह रहा कि जब साधारण ब्याज की दर से कोई धन T1 वर्ष में M1 गुना हो गया, तो मान लेते हैं कि पहले था, अभी मान लेते हैं कि उसको 10 रुपये दिए थे और कुछ दिन के बाद हो गया 30 रुपया, मतलब कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी वही हो गया M1 गुना। कितने साल में, मान लेते हैं 3 साल में, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि M1 गुना हुआ T1 साल में, तो बताइए कि M2 गुना अगर होना है तो कितना साल उसको लगेगा। यानी कोई पूछ देगा कि 3 वर्ष में 30 रुपया जब हो गया तो 50 रुपये होने में कितना वर्ष उसको लगेगा, तो ये पूछा जाएगा जब, तो T2 बराबर हम लिख सकते हैं कि M2 - 1 और यहाँ पर M1 - 1 और गुने में T1, यानी निकालना क्या था M2 गुना, इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा M2 वाला ऊपर याद रखेंगे और M1 पहले से हो चुका था तो M1 नीचे रखेंगे, और गुना में कितना से गुना कर देंगे, T1 से। तो याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से हम बना पाएंगे। देखिए कब फॉर्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज की दर से कोई धन किसी निश्चित समय में n में, किसी समय n, यहाँ पे समय को t ना लिख करके n लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई निश्चित समय होगा 4 साल 5 साल में
x गुना हो जाता है, ठीक है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन मतलब जो मूलधन था वो कितना गुना हो गया, x धन, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, तब पूछा जाए कि x के पावर y धन वो x के पावर y गुना होने में, यानी अगर मान लिया जाए कि x का वैल्यू हम ले दिए 2 और y का वैल्यू 3, यानी 2 के पावर 3 गुना यानी 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन वाला, तो जितना समय में x गुना हो रहा था वो और जितना पावर दिए उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना समय में इतना गुना उसका धन हो जाएगा। कब, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। फिर कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर R% से R2% हो जाए, यानी पहले R1% था लेकिन अब क्या हो गया, R2% हो जाए, तथा T समय में M रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कुछ ही समय में, कुछ टाइम होगा T 4 साल 5 साल, उतना समय में M रुपया मतलब कोई रुपया होगा, उतना रुपया अधिक उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसकी मूलधन कितनी थी, तो मूलधन बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे कि M/R2 - R1 गुने 100/T। कब, जब उसका ब्याज बढ़ गया R1 से R2, तो कुछ ही समय में, पहले होता था मान ले 5 साल में 50 रुपये ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि ये जैसे इसका रेट चेंज किए, रेट बढ़ा दिए, तो उस केस में हो सकता है कि 5 साल ला करके 4 साल चाहे 5 साल में ही M रुपया अधिक मिल गया, यानी 50 पे मिलना चाहिए था वहाँ पर 80 रुपये मिल गया, तो उस केस में मूलधन उसको कितना होगा, तो मूलधन का फॉर्मूला मिलता है कि जितना रुपया अधिक हुआ ऊपर लिख देंगे और दोनों का ब्याज को घटा करके इंटू 100 समय। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में स्वयं का n गुना हो जाए, जैसे कोई मान लीजिए कि 10 रुपये दिए थे और वो T समय में यानी 2 साल में मान लेते 5 गुना हो गया अपने से, तो अब कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया। तब यानी बताइए कि ब्याज दर कितनी होनी चाहिए उस केस में, तो n-1 गुने 100/T। कब, जब कोई भी साधारण ब्याज पर कोई धन T समय में स्वयं का n गुना हो जाए, मतलब जितना रुपया दिए थे उतना का n गुना हो जाए, उस केस में ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो n-1 इंटू 100/T। उसी प्रकार से यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन T समय में ब्याज का n गुना हो जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर ब्याज का n गुना हो जाए, जितना ब्याज, जैसे 10 रुपया का मान लें कि 2 रुपया ब्याज मिल रहा था ना, तो 2 रुपया का n गुना हो जाए, 2 रुपया का 5 गुना 4 गुना कुछ भी हो, तो ब्याज का, यहाँ पर मूलधन का n गुना था लेकिन यहाँ पर ब्याज का n गुना हो, तब ब्याज दर कितनी होगी, तो यहाँ पर होगा n गुने 100/T। याद रखना है n गुने 100/T। ये सब लिख रहे हैं जरूर, इस पर क्वेश्चन इसको पर बनाया जाएगा, लेकिन इससे आसान होता है जो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं थ्योरी से। ठीक है, मतलब दिमाग से बनाते हैं और ये आपको याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आप रखेंगे फॉर्मूला पर वैल्यू, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो अलग तरीका का होगा, तो उसको भी देखेंगे बाद में। ठीक है, यदि किसी धन पर T1 के लिए ब्याज की दर R1 हो, मतलब कुछ समय होगा, 10 कोई भी साल होगा, 4 साल 5 साल, उसके लिए T1 रखा गया है और T2 समय के लिए R2 रखा गया है। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उस केस में साधारण ब्याज कितना आएगा, तो जितना समय के लिए जिस रेट से था उसको प्लस, जैसे T2 समय के लिए R2 था, उस तरह से T3 समय के लिए R3 रेट की दर से हम वहाँ पर ब्याज दे रहे थे, तो उस केस में साधारण ब्याज का फार्मूला कितना होगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस डॉट डॉट, यानी R3 T3 होगा, R4 T4 होगा, और सभी को जोड़ करके बटा में क्या करना है, 100 से भागा देना। ये था साधारण ब्याज। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो, यानी जनसंख्या में हमेशा बढ़ोतरी हो रही है हर साल R1% की दर से, तो T वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में वही था कि यह हमेशा अगर बढ़ते रहता है ना, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, उस केस में कितना होता था, तो प्रिंसिपल गुने 1 प्लस R/100 के पावर T। तो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि जब होती है
तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर ही चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट था, यदि किसी नगर की जनसंख्या 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, इसमें बढ़ रहा था और इसमें घट रहा था, तो अंतर ये था कि यहाँ पर घट रहा था तो उस वर्ष टी वर्ष पूर्व यानी पहले 30 साल यानी 4 साल पहले पूछ दे या 5 साल पहले पूछ दे कि कितना जनसंख्या था, तो याद रखेंगे 1 × r/100 के पावर t, इतना जनसंख्या पहले था। कब? घटने के पहले। और घट कितना के रेट से रहा था? r% पर ईयर के रूप से। ठीक है। देखते हैं, लिखा हुआ है किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज जिसमें 8% उसका वार्षिक दर है और दोनों का अंतर है D2। ठीक है, अंतर है D2, तो D2 बराबर कितना होगा? तो P × r/100 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल में कितना होगा, तो याद रखेंगे P × r/100 का स्क्वायर होगा। 2 साल में अंतर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। यदि उपरोक्त प्रकार के प्रश्न में समयावधि 3 वर्ष, समयावधि कितना हो, जो मतलब जो समय होता है ना, समय अवधि जिसको कहा जाएगा, वो 3 वर्ष है, यानी समय दिया हुआ 3 वर्ष हो, तब उस केस में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि पहला अगर 1 साल में देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, मतलब 0 आता। लेकिन जैसे दूसरा साल हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कम जाएगा। तो कितना से कमेगा? तो 1 साल में इतना से कम जाएगा। तो तीसरा साल अगर इसी तरीका से हो जाए तो उस केस में कितना होगा? D3, तो P × r/100 का होल स्क्वायर × 300 + r/100। इसको बनाने का जो तरीका है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बनाने के अनुसार वो अलग तरीका का होगा। ठीक है। चलिए, यदि उपरोक्त प्रकार के प्रश्न में समयावधि अगर T वर्ष हो, यानी इस तरह से सिमिलरिटी देखा गया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो जनरल टर्म मान लिया गया कि T साल अगर हो जाए तो उस केस में कितना होगा? तो P × 1 + r/100 के पावर T, ये हो गया पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें से घटाना कितना है? तो RT/100 - 1। ठीक है। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन T समय में n गुना हो जाए तो n के पावर a गुने होने में a × T, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें वहाँ था कि n गुना हो जाएगा तो उसको x के पावर y गुना होने में कितना था? तो n × y था, वहाँ पहले पढ़ चुके थे। फिर तो यदि T वर्ष में कोई धन P चक्रवृद्धि ब्याज की दर से a हो जाता है, कोई धन था जो T साल में P उसका प्रिंसिपल था, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका क्या होता है? a हो जाता है, तो उस केस में रेट कितना होगा, दर कितना होगा? तो a/p के होल के पावर 1/t - 1 × 100%। इसको तो आप फार्मूला जो है उस पर निकाल सकते हो, जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है उस पर क्या होता है? तो a बराबर होता है ना p × 1 + r/100 के पावर t। तो इस पर हम यहाँ पे r निकाल सकते हैं, जो r निकालेंगे वही वाला यहाँ पर r आएगा। यदि कोई धन T1 समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर n1 गुना और T2 समय में n2 गुना हो, तो उस केस में दर कितना होगा? तो n2/n1 के पावर में कितना? 1/T2 - T1 - 1 × 100%। यदि कोई धन T वर्ष में मूलधन का n गुना हो जाए तो दर हो जाता है n के पावर 1/T - 1 × 100। ये सब जितना ही बताया जा रहा है ये सब ऐसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो भी बना सकेंगे, अगर फॉर्मूला याद ना भी है तब भी हम लोग थ्योरी के अनुसार बनाएंगे बेसिक से। तो बेसिक से हमको सीखने के लिए जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा क्वेश्चन आंसर का, उसको देखना एकदम अनिवार्य है। अगर वो देख लेते हो तो उसके बाद ये फॉर्मूला याद रहे या ना रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रहेगा तो भी आप फॉर्मूला देख के बनाओगे, अगर याद नहीं है तो भी हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मतलब देखना जरूरी है। ठीक।